नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। माधव निदान का ये सेशन है, बहुत ही स्पेशल है। और इसमें हम लोग ना अभी हम अर्श के जो अलग अलग टाइप्स है दोषों के हिसाब से वह देखने के लिए आए हैं। और अर्श जो रहता है ना, वो सबसे पहले संप्राप्ति तो वही रहता है कि अग्निमांद्य रहता है, आम संचिति रहती है, अग्निमांद्य और मल संचयात। मल रूप में मल पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, अपान वायु की दृष्टि है। और इसमें एक एक दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो दोष ज्यादा प्रबल रहते हैं उस तरह के मत्स्यों को कर देते हैं। तो हम लोग एक एक दोष के हिसाब से हम लोग देखेंगे और फिर ना आप लोग भी अपने अपने अनुभव बताने वाले हैं। मेरा जो क्लास है इसमें केवल मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है मेरे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। तो आप लोगों के प्रैक्टिस में जो जो आप लोगों ने देखे हैं वह भी आप लोगों को बताना जरूरी है। केवल मैं कथा पुराण करने आया हूं ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा और बस ऐसा। आप लोगों को बताना है, क्योंकि हम लोग संभाषा में जो जो आप लोग के अनुभव को समझते हैं उससे फिर हमें एक नया दिशा मिलता है कि हमें इस तरह से और डायग्नोसिस करना है, ऐसे देखना है। तो इसीलिए मेरे क्लास में सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का अनुभव इंपॉर्टेंट है, सबकी बात महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों का जरूर बोलना है इसमें। अब हम श्लोक देखते हैं। तो वातार्ष के लक्षण 10वां नंबर का श्लोक देखिए, 10वां 11वां 12वां 13वां। इसमें वात जन्य जो अर्श है वो कैसा है। तो इसमें कुछ ऐसा बताया है कि इसमें मत्स्य किस तरह के रहते हैं वह बताएंगे, सार्वदेहिक लक्षण क्या क्या होते हैं वह बताएंगे, और मल प्रवृत्ति कैसी होती है ये बताएंगे। तो ये स्टाइल है लिखने का कि पहले मत्स्यों का एनाटोमिकली क्या मतलब डिफेक्ट आता है, किस तरह से वो डिफेक्टिव मतलब एनाटोमिकली वो किस तरह से होते हैं वह हम लोग देखेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि गुदा अंकुरा भव नीलाहा शुष्का चिमचिमान्विताः म्लाना श्यावा वरुणाः स्तब्धा विशदा परुषाः खराः मिथ्यो विस्तृदिश विसदृशा वक्राः तीक्ष्णा विसुटिताननाः बिम्बि खर्जूर करकंधु कार्पासी फल सन्निभाः केचित् कदम्ब पुष्पाभाः केचित् सिद्धार्थ कोपमाः शिरः पार्श्व कट्युरु वंशनाद्यधिव्यथाः शवतोद्गारविष्ठम्ब हृद्ग्रहारोचक प्रदाः काश श्वासाग्नि वैषम्य कर्णनाद भ्रमावहाः तरार्तो घृतं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकं रुक्फेन पिच्छानुगतं विबद्धमुपवेश्यते। इतना बढ़िया बता रहे हैं ना, ऐसे पढ़ने में भी संस्कृत ये इतना अच्छा लगता है ना। आप लोग भी इसको रिवाइज करिएगा। कृष्ण त्वं नख विणमुत्र नेत्र वक्त्रश्च जायते गुल्म प्लिहोदरा स्थिला संभवस्तत् एव च। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि वात के अधिकता से ये जो अंकुर रहते हैं ना ये किस तरह से रहते हैं। मैं थोड़ा श्लोक निकालता हूँ, श्लोक से हम लोग देखेंगे। इतना बढ़िया बता रहे हैं ना
कि गुद अंकुरा भव नीला शुष्का चिमचिमान विंता, मतलब ये जो मत्स्य रहते हैं ना ये शुष्क रहते हैं, जो वात का, क्योंकि वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है इसमें इसमें अग्निमंदता है, मल संचिति है, पेट साफ नहीं हो रहा है पेशेंट का, और वायु इतना ज्यादा बढ़ा है, पेट में एक तरह से ऐसे सोचिए कि गैस भरा है, हवा भरी है, जो अपान वायु नहीं निकल पा रही है ठीक से, और वायु के ही डोमिनेंस से जो मस्से निकल रहे हैं वो पूरे ड्राई निकल रहे हैं, चिमचिमाहट युक्त निकल रहे हैं। और वो क्या है, म्लानहा मतलब मुरझाए हुए हैं, शावा वरुणाहा शाव रंग के हैं कुछ, मतलब थोड़े से काले काले रंग के हैं। फिर बोल रहे हैं कि अरुणा अरुण रंग के हैं, थोड़ा किंचित रेड कलर के हैं। स्तब्धा स्तब्ध हैं बहुत सारे, मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड है। विशदहा परुषहा खराहा, मतलब ये रुक्षता का जो ये रहता है अलग अलग, मतलब पहले रुक्षता रहता है, फिर खर रहता है, फिर परुष रहता है। तो ये रुक्षता का अलग अलग पैमाना है कि परुष भी रहते हैं, खर भी रहते हैं, विशद भी रहते हैं। उसी तरह से मिथ्यो विस्तृतिशा वक्राहा, मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि यह कुछ तिरछे होते हैं, कुछ तीक्ष्ण होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि फटे हुए हैं। विस्फुटिताननाः, मतलब वो फटे हुए जैसे हैं। फिर उसी तरह से फल का इन्होंने उपमा दिया है, और ये जो अपने ना उपमान प्रमाण के हिसाब से इन्होंने बताया कि कुछ बिंबी फल की तरह रहते हैं, मतलब जिसको कंदूरी बोलते हैं उस तरह के रहते हैं, कोई खजूर की तरह रहते हैं, कुछ बेर की तरह रहते हैं, और कुछ कपास कार्पासी फल सन्निभा, कपास का फल होता है ना उस तरह के ये होते हैं। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि कुछ कुछ अलग अलग साइज के हो रहते हैं। केचित कदम पुष्पाभा, कदम के पुष्प की तरह से फैले रहते हैं पूरी तरह से गुद भाग में। केचित सिद्धार्थ कोपमा, मतलब वह सिद्धार्थक फल की तरह रहते हैं, और असंख्य शिखरों से व्याप्त होते हैं, मतलब उसमें ना बहुत सारे अलग अलग ऐसे शिखर टाइप रहते हैं। इसी तरह से बोल रहे हैं कुछ सरसों के समान बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। सिद्धार्थक मतलब रहता है सरसों, सरसों की तरह ये छोटे छोटे रहते हैं, बारीक बारीक होते हैं। और मतलब इसमें इनका जो पैटर्न होता है वह एक सिमेट्रिकल नहीं रहता, अलग अलग साइजेस के ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद में सार्वदेहिक लक्षण क्या होते हैं, जब ये वातज अर्श हो जाएगा तो इनका अलग अलग क्या रहेगा। तो शिरा पार्श्व कट्युरु वंशनाद्यधिक वताहा, मतलब ये क्या रहेगा कि सिर में, फिर पार्श्व में, कटी में, कमर में, उरु में, सभी जगह बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि हवा जो है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हवा जो है अपान वायु वो नहीं निकल पा रही है। अब अपान वायु संचित है और दूषित वायु है और मल रूपी वायु है। इसके वजह से क्या होता है कि सिर में दर्द होता है पेशेंट को हर समय, अगर सिर में चढ़ गया तो। पार्श्व में होता है, छाती में आगे पीछे बाएं दाएं सब जगह पार्श्व में पेन होता है। उसी तरह से कमर में होता है, फिर उसके बाद में वंक्षण में होता है, थाइज रीजन में होता है। उसी तरह कुल्हे जिसको बोलते हैं, उसी तरह से अधिक व्यथा, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर बता रहे हैं, और ये जो एनालिसिस है ये इतना बढ़िया है, और ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। इन्होंने एक एक चीज बहुत अच्छे से बताया संस्कृत में। ये असली में आयुर्वेद हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है, और वो भी कोड में लिखा है, और एक एक शब्द जो है संस्कृत में वो इतना बढ़िया लिखा है। फिर बताया है कि इसमें बहुत ज्यादा ना छींके आती है, मतलब शब्द होता है, उद्गार आता है, ढकार आता है। अपान वायु दुष्टि है तो प्राण वायु और उदान वायु भी दुष्ट होता है, तो इसलिए शब्द होगा, उद्गार होगा। वातजर्ष में विष्टम्भ होता है, बहुत ज्यादा ना कॉन्स्टिपेशन टाइप रहता है। उसी तरह से हृदय हृदय ग्रह, मतलब हृदय ग्रह जो बोलते हैं कि हृदय में और छाती में ऐसा लगता है कि अटका हुआ है कुछ, तो ऐसे घुटता है अंदर ही अंदर, उसी तरह से होता है। फिर अरोचक प्रदाह, मतलब अरुचि उत्पन्न होती है वातज अर्श में, खाना खाने का मन ही नहीं होता है, पेट में इतना ज्यादा गैस जमा रहता है, सर दर्द तो इतना ज्यादा होता है पेशेंट को, ऐसा हमारे पास तो पेशेंट आते हैं। उसी तरह से ये बता रहे हैं, और ये ना आप लोग भी एनालिसिस भी करिएगा जब भी वातज अर्श के पेशेंट आते हैं। फिर कास श्वास, इतना बढ़िया बता रहे हैं कि कास और श्वास, अग्नि वैषम्य, खांसी भी आती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फिर अग्नि वैषम्य, अग्नि जो है ना विषम है, मतलब इसमें अग्नि विषम का मतलब क्या है कि कभी भूख लगता है, कभी भूख नहीं लगता है। पेशेंट जो रहते हैं वो एक एकदम फिक्स नहीं बता पाता कि उसे भूख लगता ही है क्या, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। फिर कर्णनाद,
क्योंकि पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रस्य स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। तो इसलिए जब कान में कर्ण जो है वह भी वायु का स्थान है। अब एक जगह पे पक्वाशय में दृष्टि है तो कर्ण में तो होगा, इसलिए कर्ण नाद होता है, मतलब टिनिटस के सिम्टम्स दिखते हैं। और भ्रम होता है, भ्रमावहा मतलब चक्कर बहुत ज्यादा आता है। उसी तरह से ये बता रहे हैं 40 नंबर के श्लोक, तेरार्थो घृतम। अब मल किस तरह से होता है, पहले इन्होंने एनाटॉमिकली क्या उसमें दिखता है वो बताया, सार्वधायिक लक्षण बताया। अब मल प्रवृत्ति कैसे होती है इससे भी डायग्नोस करना है हमें। ये सारा डायग्नोस्टिक पैरामीटर है कि किस तरह से शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी बदल के पैथोलॉजिकल क्या क्या तकलीफें होती है वह बता रहे। तो बोल रहे हैं कि तेरार्थो गरितम स्तोकम सशब्दम सप्रवाहिकम। इसमें गांठदार मल प्रवृत्ति होती है। स्तोकम मतलब थोड़ा थोड़ा मल प्रवृत्ति होती है, शब्द के साथ मल प्रवृत्ति होती है। फिर उसके बाद में सप्रवाहिकम, पेट में मरोड़ आके प्रवाहिका जैसे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इस तरह से मल प्रवृत्ति होती है। पेट में मरोड़ आता है, मल त्याग करते समय बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, पेट दर्द होता है। फिर रुक फेन, रुक मतलब पीड़ा, फेन मतलब झाग झाग, पिच्छानुगतम मतलब द्रव पदार्थ, कुछ फेसदार जैसा पदार्थ आता है, और वो भी कच्चा कच्चा आता है, वो मल संचित तो है और पच नहीं रहा है खाना, तो इसलिए मल का भी पाचन नहीं हो रहा है, तो इसलिए झागदार आम आम इस तरह से आ रहा है। विबद्धम उपवेश्यते, कब्ज के साथ मल बंधा हुआ आ रहा है और इतना स्टिकी और इतना हार्ड आता है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है मल त्याग करते टाइम। उसी तरह से कृष्ण त्वंग नख वेणुमूत्र नेत्र वक्त्रश्च जायते, मतलब उसका अगर हम लोग नाखून देखेंगे, फिर मल देखेंगे, मूत्र देखेंगे, और नेत्र मुखमंडल, ये सब ना काला पड़ जाता है। और ऐसा पेशेंट दिखने में आता है कि चेहरा एकदम काला पड़ गया है। और जब हम उनका पूछते हैं कि क्या आप लोगों को, आपको मल प्रवृत्ति एकदम हार्ड होती है, बोलते हैं हाँ। फिर उसी तरह से मल भी एकदम काला काला आता है। और उसके साथ में उसको और क्या क्या बीमारी होती है, तो गुल्म रोग होता है, प्लीहा रोग स्प्लीनोमेगेली होता है, फिर उदर रोग होता है, अष्टिला प्रोस्टेट में भी उसको तकलीफ होती है, संभवतः। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं ना प्रोस्टेट के, तो उनका ये हेतु जरूर पूछना चाहिए कि आपको बवासीर का तकलीफ है क्या। तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम का एक हेतु बताया है कि वातजर्ष रहता है। हम लोग ना क्या करते हैं कि एक सिम्टम लेके कोई पेशेंट है तो उस पर ही सोचने लगते हैं, लेकिन वह व्याधि हुआ क्यों है, किस लिए हुआ है, क्या संप्राप्ति हुई है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और इसको पूरा एनालिसिस करना चाहिए। हर पेशेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, पेशेंट हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो इसीलिए ये सारे वातोलवण अर्श के लक्षण मैंने बता दिए। अब आप लोग को मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे हैं वातजर्श के। ऐसे सारे मतलब सिमिलैरिटी वाले पेशेंट देखे हैं तो आप लोग बताइए। मैंने सब लोग को अनम्यूट कर दिया, एक बार चेक करिए आप लोग। आकांक्षा जी, आपने वातजर्श के पेशेंट देखे हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। जी सर, वातजर्श के पेशेंट सर देखे हैं, और सर इसमें जैसे आपने सिम्टम्स पढ़ाए हैं उसमें काफी हद तक पेशेंट से मिलते हैं। पेशेंट को कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड संबंधित बहुत होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है पेशेंट में। और जैसा चेहरे का आपने बताया कि एक म्लानता रहती है, मतलब एक उदासी, एक कालापन उनके चेहरे पे रहता है, और पेट से वो हमेशा मतलब परेशान रहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। और उसमें कभी कभी हमेशा स्टिकीनेस, जैसे कि आम के सिम्टम्स से मिलते हैं कि पेट हमारा मतलब मोशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट सर मिलते हैं। और प्रवाहन भी करने की आदत होती है उन लोगों को, तो ये बिल्कुल सर डेफिनेटली मिलता है। और मस्सों का पैटर्न भी सर जो ऑब्जर्व किया है वो ऐसे ही होते हैं, थोड़े से मतलब ब्लैकिश टाइप में रहते हैं, बड़े थोड़े हेड होते हैं और ब्लैकिश टाइप में, और थोड़े से मतलब कैसे बोलेंगे, जैसे अनपैटर्न जैसे बोलते हैं सर, वैसे ही होता है। और इवन सफज में देखें तो थोड़े से ब्रॉड, और उनका पैटर्न एक समान होता है, मतलब सारे मसों का जो वो होता है पैटर्न वो एक समान होता है। इसमें कहीं छोटे कहीं बड़े ऐसे करके सर मिलते हैं सर इसमें पेशेंट्स में। और बाकी तो सर, बाकी आपने जैसे बताया सर उसमें मतलब खाना कॉन्स्टिपेशन की क्रॉनिक हिस्ट्री रहती है पेशेंट को, मतलब ये पेट सफा और ये सब के बिना, मतलब जो पेशेंट्स कंप्लेंट लेके आते हैं कि हम लोग ये एक एक साल से दो साल से खा रहे हैं और अगर ये नहीं खाए तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे ऐसे पेशेंट से कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं।
जी सर। जी, मैं कंचन मैम और बाकी लोग जो हैं, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन में आप लोग वातर्ष के पेशेंट को अगर आप लोग के पास आते हैं तो उनको सेशन में ज्वाइन करिएगा आज। तो हम लोग प्रैक्टिकली जब समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। हेलो, हाँ जी गुड बताइए। मॉर्निंग सर। जी बताइए। मेरे पास भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, और वो यही लेकर आई थी कि मूलव्याध है करके आई थी। जब मैंने लोकली देखा तो वो शावर्ण का था और कदम्ब पुष्प जैसे ऐसा फैला हुआ था उधर, और थोड़ा सा फिशर भी था पेशेंट को वन साइड पे। और पेशेंट की कंप्लेंट थी कि सुबह कॉलेज जाने के वक्त खाना न भूख न लगने पर भी खाना खाती थी, और आते समय दोपहर को वो बिस्किट ब्रेड ऐसा खाती थी। और कॉलेज को जाने के लिए इधर से जो 20 किलोमीटर रहता है तो वो बाइक पे जाती है। ये पेशेंट का हेतु था। और पेशेंट का हिस्ट्री ये था कि उसके जी नानी जी है उसको भी अर्श था सेम ऐसे, और उसको दर 2 महीने 3 महीने से सर एडिशनल तो उसका रक्त कम होता था, पांडु था, टिपिकल पांडु था। और उसका जब मैंने सीबीसी करवाया था तो उसमें सर एचबी उसका 5.5 था। और हर 2-3 महीने के बाद वो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती थी। लेकिन इसमें अर्श की वजह से ब्लीडिंग पाइल्स होता था और फिर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती थी, इसीलिए इसका हेतु ये निकलना ज्यादा। लेकिन पेशेंट मानती नहीं थी, उसको बोला मैंने और और उसको खाना पीना कैसा होता था? खाना में क्या खाती थी? रुक्ष सर, चीजें? हाँ रुक्ष चपाती, और चपाती चाय सुबह जाते वक्त कॉलेज को जाते वक्त खाती थी। और खाने के आने के बाद जो कॉलेज से जो पानी पूरी वगैरह ऐसा रहता ना वो भी खाती थी वो। ऐसा पेशेंट का थोड़ा सा कॉलेज के है टाइम पे नहीं मिलता है इसलिए। लेकिन घृतपान वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं करती थी, तो उसका डाइट मैंने उसको बता दिया है। तो अभी कम है, लेकिन ऐसी पेशेंट आई थी मेरे पास सर। जी, अंजना मैम आप बताएंगी आपने कैसे पेशेंट देखे हैं? आपका तो इतना ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल ये सब देखा होगा आपने। डॉक्टर अंजना मैम सुन पा रही हैं क्या? सर सुप्रभात, सभी लोगों को प्रभात। नमस्कार जी जी। सर। गुड हाँ। मॉर्निंग मैम। सर जी गुड मॉर्निंग जी सर। इसमें तो बहुत ही कॉमन है ये प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल जो जैसे अभी मैडम ने भी बताया, स्कूल गोइंग बच्चे और जो हमारे उस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने सुबह नाश्ता किया, कभी किसी ने किया किसी ने नहीं भी किया। कुछ लोग की ये हैबिट्स होती है कि नहीं मैडम सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है, हमको ऑफिस जाना रहता है और हम खाना सुबह का स्किप करते हैं, या कभी खाते हैं तो फिर उसको उस तरह से खाना खाते हैं जैसे कि जो भी मिल जाता है, कोई उनका शेड्यूल नहीं होता है और उनका जो कार्य प्रणाली होती है वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर जो लक्षण दिखाए हैं ना, लक्षणों से बहुत अच्छे से कॉमनली लक्षण इस तरह से मिलता है पेशेंट को कि उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि चुभने जैसी पीड़ा होती है, कांटे जैसी पीड़ा होती है, सूखा मतलब वो जो है कटीला होता है। अभी सुश्रुत में देख रही थी तो उन्होंने भी कदम्ब पुष्प के समान तुंडी केरी बोला है कि मुख सूची मतलब कि कहीं ना कहीं वो पेशेंट अक्सर ये कंप्लेन लेके आता है कि मैडम अभी तो सब ठीक था, लैट्रिन थोड़ी सी कड़ी होती थी, खाना पीना थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाता था, लेकिन अब लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज्यादा कांटे की तरह कुछ चुभ रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आप देख लीजिए मैडम मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो ये एक कॉमन लक्षण जो है मुझे लगता है कि वो वातिज अर्श का ही है। और अगर जब हम लोग देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, होते बहुत जो है थोड़े से उनकी जो साइज होती है वो छोटी ही होती है, लेकिन एक या दो कर्श इस तरह के बन जाते हैं, बने रहते हैं गुदमार्ग में, एक्सटर्नली भी दिखाई पड़ जाते हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के पेशेंट की डायग्नोसिस जैसे अब हम लोग इतना डीपली देख रहे हैं, पढ़े सब लोग पहले भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी लक्षण उन्होंने बताए हैं कि पेशेंट की जो कंप्लेन मिल जाती है कि इसमें सिर पार्श्व कटी जंघा और वक्षण प्रदेश में पीड़ा होती है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जब उसको मोशन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि वो पेशेंट एक तरह से कॉन्स्टिपेटेड तो होता ही है, उसका जो मल होता है वो बहुत थोड़ा सा शुष्क होता है, कड़ा होता है, और पेशेंट को थोड़ी कंप्लेन होती है कि नहीं मैं मतलब वो लैट्रिन जाते समय डरता है, चलिए वो बैठ ही नहीं पा रहा है तो उसको मोशन के समय भी थोड़ा पेन होता है। तो वहां पे क्या होगा, जब अपान वायु का प्रॉपरली नीचे से वो नहीं निकलेगी तो कहीं ना कहीं उसके
वो बीमारगामी हो जाएगी। और बीमारगामी होगी तो फिर ये जो कंप्लेन है हमारे शास्त्रों वक्त में और वर्णन आया है, वो इस तरह से मिलता है पेशेंट में कि उसको थोड़ा सा पीड़ा शुरू होती है, जैसे कि उसको सर में हम ही लोग अगर एक बार मोशन के समय मोशन ना हो या बेगों को रोकेंगे तो इस तरह की सारी कंप्लेन पेशेंट को बहुत अच्छे से मिलती है कि उसको सर में दर्द होने लगता है और उसको जो है कटी जंघा पार्श्व में सब में उसको अजीब सी पीड़ा होगी। पेशेंट को जो है जहाँ जहाँ वायु का कुपित होगी वहाँ छींक वगैरह आना, ये ऐसे कंप्लेन पेशेंट लेके आती है। और फिर उसके बाद जब वो बाद में पॉटी जाता है या उसको लगता है तो फिर वो उसमें वो पॉटी उसको कहना चाहिए शुष्क मल के कारण या पिच्छा मल के कारण उसको प्रवहन के द्वारा होता है। और पेशेंट थोड़ा सा काफी कंप्लेन लेके आता है कि डिस्कम्फर्ट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट जो शाई होते हैं या जो लोग इस कंप्लेन को बहुत जल्दी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मदद लेके आती है गर्ल्स की, या वो पेशेंट इतनी उस कंडीशन में आती है कभी कभी कि मतलब उसको हम लोग जब सिटिंग करते हैं बात करते हैं बच्चियों से तो वो रो जाते हैं बच्चे, कहते हैं मैडम हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है और हम किसको बताएं ये सारी परेशानी। फिर जब मदर से डिस्कस होता है या कुछ फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि पेशेंट जल्दी कंप्लेन नहीं कर पाती हैं लड़कियां, तो ये कंप्लेन इस समय मुझे लगता है कि स्कूल गोइंग में और स्पेशली जो हमारी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम लेके आती हैं वो उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम मेंस्ट्रुएशन में भी पेशेंट लेके आता है कि हमें इस तरह से हो रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, मात्रा कम हो रही है, या फिर जैसे कहते हैं कि काले रंग के थक्कों के साथ हो रहा है। तो ये धीरे धीरे उधर भी कन्वर्ट होता है, क्योंकि अपान वायु जब कुपित होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं आर्तवेश होता है, उस पर भी अपना असर डालती है। जी सर। जी। और मैंने ऐसे देखा है और सर से सीखा है कि बहुत सारे और बीमारियों का हेतु जो रहता है, मतलब बीमारी का हेतु बीमारी ही रहे, मतलब वातज की वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, फिर पार्किंसन डिजीज, फिर मतलब और भी बहुत सारे अल्जाइमर्स डिजीज, उन सब में देखें तो पेशेंट 100% बताते हैं कि हमें ये वातज है। वो नहीं बताते, हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि वातज की वजह से अपान वायु ने जाके और अलग अलग अवयवों पे अपने शरीर में अलग अलग व्याधियां उत्पन्न किया। तो ये हेतु रहता है बहुत सारे लोग में, मतलब ये व्याधि ही हेतु रहता है दूसरे व्याधियों का। जी। आप लोग और बताइए, कंचन मैम आपका तो बहुत सारा अनुभव है, वो बताइए आप। जी कंचन सर। मैम। जी। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। आप कुछ पेशेंट लेके आइए ना, अगर पॉसिबल है तो शाम को। आज अगर वातजर्श का आता है तो मैं जोड़ देती हूँ आज संभाषा से। जी। सर ऐसे पेशेंट तो आते हैं मोस्टली वहां पे, मैं तो चेक नहीं करती हूँ, वो मोस्टली पिक्चर लेके आते हैं अपने मोबाइल में। तो सर मोस्टली मैंने वहां पे जस्ट मतलब सिम्टम्स के हिसाब से देखे उनकी, तो वो रुक्षता काफी बोलते हैं, गांठदार मल है या फिर मल को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ रहा है, एकदम मतलब निकल नहीं रहा है, उसकी वजह से छोटे छोटे फिशर्स भी डेवलप हुए हुए बोलते हैं वातज के साथ। और जो अर्श होते हैं वो काफी छोटे छोटे बोलते हैं, और पीड़ा की कंप्लेंट 100% बोलते हैं वो। जैसे कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, सिर में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, कभी पेट में हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट्स रहती ही है। और ये पेट वाली कंप्लेंट जैसे उदर शूल, आनाह, आटोप, इसकी भी कंप्लेंट होती है सर। और इनमें वेग धारण की हिस्ट्री बहुत ज्यादा मिलती है, और यहाँ पे मुझे खाकरा खाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस मतलब खाकरा जो रोज 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 सुबह यहाँ का एक फूड ही बन गया है, चाय के साथ खाकरा खाना। तो उनके हेतु में देखे तो हर बार खाने में वो खाकरा मिलता ही है मुझे मोस्टली। और ये कठोल जो भी खाते हैं स्प्राउट्स, उनमें भी ये मिलता है सर बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो रुक्षता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे गैस पास ही नहीं हो रहा है, वो जगह इतनी संकुचित हो जाती है वो रुक्षता के कारण कि वो गैस पास ही नहीं कर पाते सर। जी सर। और मेरे पास तो इतने पेशेंट आए, वो बोलते हैं हम फिंगर इवैक्यूएशन करते हैं, मतलब उंगली से मल प्रवृत्ति स्टिमुलेट करते हैं, ये बहुत बेकार आदत रहती है। हाँ सर, क्योंकि वो निकलता ही नहीं ना मल, एकदम गांठदार। और जो शुरू वाला जो मल होता है ना वो तो बहुत ही गांठदार होता है, तो वो निकलता ही नहीं है। तो निकालते समय जिनको जिनको पता है वो मैन्युअली फिंगर से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अगर जो रिमूव नहीं करते हैं ना सर, उनमें फिशर दिखता ही है मुझे फिर कि वो कट गया है। फिर वो तकलीफ उनको
बहुत पेशेंट तो ऐसे आते हैं खड़े खड़े ही बात करते हैं, तो मैं पूछती हूँ हमेशा बैठो करके, तो वो बोलते नहीं इतना पेन हो रहा है वहां पे कि मुझे बैठने भी नहीं हो रहा है, ऑफिस में भी मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो वो छुट्टी लेके घर पे जाते हैं। ऐसे भी होता है सर। जी। जी सर। और किसी को कुछ अनुभव है तो बताइए प्लीज। आप लोगों का एक एक अनुभव जो बता रहे हैं ना, वही हमारा माधव निदान है। सर प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। सर इसमें अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट को प्रवाहिका या इरिटेबल बबल सिंड्रोम टाइप के सिम्टम्स बहुत रहते हैं, और यदि प्रकृति उनकी साथ में यदि बातिक है और उनका खान पान भी बातिक है, तो वो बातिक अर्स में रहेगा। यदि पैथिक टाइप की प्रकृति है और उनका खान पान ऐसा है, तो फिर वो ब्लीडिंग फाइल्स में चेंज हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली बातिक में देखिए सर पेन की बहुत समस्या रहती है, और कफर्स में जो है वो ईचिंग रहती है, और ब्लीडिंग पाइल में तो दहा और ब्लीडिंग का रहता है। तो ये डिफरेंस काफी समझ में आता है। और सर अभी मेरे पास भी पीछे एक पेशेंट आया था, तो उसमें भी उनको काफी सालों से था, और यही समस्या थी कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, आटोप है, और एसिडिटी बहुत है, और मोशन बार बार कभी लूज है कभी टाइट है, ये सब समस्या थी। और तो सर ये काफी अब दर्द तो बहुत कॉमन क्लियर कट साइन है इसका। तो मैंने अभी तक जो देखे ना, सब में सर ये देखा कि उनमें इरिटेबल बबल सिंड्रोम की वजह से बार बार प्रवाहन की वजह से बार बार मोशन जा रहे हैं, तो मतलब वहीं अर्श, अर्श की अतिसार संप्राप्ति और होगी। ग्रहणी, अर्श हाँ। अतिसार ग्रहणी, ये ज्यादातर कॉमनली मिलते ही हैं ये लोगों में। सर अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रही है, वो ओबेसिटी है, और वो उसका खान पान में नॉन वेज बहुत था। हाँ? जी तो उसको ब्लीडिंग पाइल्स थे, जी। और वो काफी ठीक है सर। मैंने भी त्रिफला गूगल और ये काशी शादी तेल का बहुत अच्छा इफेक्ट आया था, पेन वगैरह सब खत्म हो गया उसका। जी तो अभी मेरे पास ये जो चल रहा है पेशेंट। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। कल एक ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से जो है ना, वहाँ ईयर से पास आउट एक डॉक्टर का फोन आया कि उनकी भाभी को ना पैंक्रियाज में सिस्ट हो गया है। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम सिस्ट को रिमूव करेंगे सर्जरी से, तो लेकिन वो करवाना नहीं चाहते सर्जरी, क्योंकि गारंटी नहीं दिया है, और उसकी वजह से पैंक्रियाज में सिस्ट है, इसकी वजह से शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं। तो वो बोले कि कैसे ठीक होंगे। मैंने कहा आप सिम्टम सारा पूछ के लाइए। तो उन्होंने ना सिम्टम क्या बताया कि इनको कभी लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, सारा पित्तज ग्रहणी के सारे सिम्टम बताए, एसिडिटी होता है, ये होता। मैंने कहा जब ग्रहणी आपने लिखा है तो फिर आप आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करिए। इतना उनको अच्छा लगा ना कि आयुर्वेद के हिसाब से किया, तो मतलब आयुर्वेद कितना बढ़िया बताता है हर चीज का। तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल से लिख के लिया कि हम अपने जिम्मेदारी पे जा रहे हैं और हम सर्जरी नहीं कराना चाहते। फिर अभी ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो हमें ना आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी बीमारी है वो डायग्नोज करते आया, तो हम बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देंगे। जी सर आपने बहुत बढ़िया बताया सर, ये वातजर्श की और जो अभी अंजरा मैडम सबने बताई वो केसेस बहुत कॉमन हो गई, और आने वाले वक्त में भी, क्योंकि अभी जो कोविड में पोस्ट कोविड इसमें चल रहा है उसमें आपको ये हिस्ट्री मिलती है। लेकिन आज आपने जो पढ़ा है सर उसमें एक नई चीज जो हम नेग्लेक्ट करते हैं शायद, कि कार्डियक डिसीजेस, ओबेसिटी और स्प्लीनोमेगाली, इसका संबंध हम अर्श ये उसका हेतु हो सकता है, ये हमने कभी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है शायद। हम बाकी सिम्टम्स पूछ लेते हैं, बाकी अभी हिस्ट्री हमारे पूछ पास लेते हैं। पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो उसमें हम लोग कभी ये पूछते नहीं कि आपको पाइल्स का भी तकलीफ है, अपान वायु नहीं निकलेगा, जॉइंट्स को फिर सुखाएगा, तो सर अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाल ही में अभी प्रेजेंट मेरी केस में वो पेशेंट जो भी है बाकी सिम्टम्स में, लेकिन उसको जैसे आपने बताया वैसे मल प्रवृत्ति कभी मंदिल होती है, कभी पतली होती है, उसका गैसेस नहीं निकल पाता और वो अर्श उसको तकलीफ है, तो शायद उसका ब्लड प्रेशर उस वजह से भी हायर जाता होगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, जिसकी वजह से फिर से एलोपैथिक ड्रग्स उसकी अर्श की संप्राप्ति को बढ़ाने के लिए कारणीभूत होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत क्लासिकल और आपने मेन ये क्या है बताया। कि पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पेट सफा खाओ, कायम चूर्ण खाओ, पेट साफ करने की बहुत सारी दवाइयां मार्केट में मिलती है। लोग ने खुद ही जाके सेल्फ मेडिकेशन करके दवाइयां खा रहे हैं, और बढ़ जाता है वही तो सर्जरी करा के निकाल दो, लेकिन संप्राप्ति कभी नहीं भंग होती है। वो लोग को मतलब अपान वायु की दृष्टि शरीर में रहती है, अग्निमंद रहता है, मल संचिति रहती है,
तो वो पेशेंट ठीक ही नहीं होते, लाइफ लॉन्ग उनको पेट की बीमारी रहती है, और ये मस्से तो बार बार आते ही रहते हैं उनको। सर अपान वायु की दृष्टि कार्डियोमेगाली तक जा सकती है, इसका संबंध सिर्फ आयुर्वेद में ही बताया गया है, फिर ऐसे बोल सकते हैं हम। जी। थैंक यू सर। और ऐसा इमेजिन करिए कि कितनी रुक्षता बढ़ी होगी शरीर में, कि वो हवा जो है, वायु है, वो नहीं निकल पा रही है, और कितना मतलब प्रेशर पड़ के और वो रेक्टल वेन्स को डायलेट कर रही है, कितना मतलब अंदर कितना तकलीफ हो रहा होगा। सर आजकल कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं ना सर, बहुत कम पानी पीते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी लोग मेरे पास में आए कि लिटरली खाने के वक्त में जितना 2-3 गिलास पानी गया, बस उस पानी के अलावा कुछ भी पानी नहीं। कुछ भी वजह बताते हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी रीजन रहता है कि उनका अग्नि दूषित होके सीवियर कॉन्स्टिपेशन, या जिसे बोलते हैं ना आपने, कि एकदम कड़ा मल होना, और उसके बाद में वो अर्श की संप्राप्ति में आते हैं। बट बिलीव मी कि अभी it is necessary that if you get a case of splenomegaly या कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, तो उसका हमने अर्श का निदान करना चाहिए, या फिर एग्जामिनेशन कम से कम करना चाहिए। ऐसे आपके आज के स्टडी से तो पता चल रहा है, लोग बताते बात नहीं है हैं कि क्योंकि सर। इरेगुलर मेंसेस जब आ रहे हैं तो वो भी अपान वायु की दृष्टि है, उनको भी वातज रहता ही है, या तो पूर्व रूपावस्था में रहे या रूपावस्था में रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपान की दृष्टि है। वो हमें जरूर पूछना चाहिए कि मल प्रवृत्ति कैसे हो रही है, डिसमेनोरिया होता है या इरेगुलर मेंसेस होते हैं, तो उसका भी हमें यहाँ संबंध लगाना चाहिए। सर एक पेशेंट देखी थी मैंने सर, उसका हिस्टेरेक्टोमी हुआ था, और समझ लीजिए तीसरे चौथे दिन वो पेशेंट इतना ज्यादा पेन लेके सर वो पेशेंट आई थी, और मतलब डॉक्टर्स को सिर्फ हिस्टेरेक्टोमी से मतलब है, उसके अलावा पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पेशेंट पेन से परेशान है, आपने उसको एंटीबायोटिक दे दिया, जो भी पोस्ट ऑप आपकी थे वो सारी चीजें दे दिया, और वो उसको सर उसको 5 दिन से मोशंस नहीं हुए थे, मतलब एंटीबायोटिक्स और उसके कारण उसको इतना वो हो गया था कि मतलब वो इतना पेन से परेशान थी सर वो पेशेंट कि, और डॉक्टर्स ने बोल दिया नहीं अब आप रिफर करिए दूसरे डॉक्टर को। अब हमारा काम था ऑपरेशन का, ये हो गया सर। यहाँ तक ये पेशेंट होते हैं और फिर वो पेशेंट इतने परेशान होते हैं, और फिर मतलब अलग अलग जगह भटकते रहते हैं सर ऐसे पेशेंट्स। तो इसमें मतलब क्योंकि पोस्ट ऑफ पेशेंट्स था, तो सर यहाँ पे जैसे सिट्स बात वगैरह हम बोलते हैं, और वैसे भी आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा में अगर हम देखें तो ऐसे काढ़े बताए गए हैं जिसमें परिषेक वगैरह ऐसे बैठने से पेशेंट को आराम मिलता है लोकल एप्लीकेशन के लिए। और जैसे हम उपनाह वगैरह देते हैं तो ऐसे में भी सर परिषेक करके तो पेशेंट्स को रिजल्ट मिल जाता है, और पाठाथमासा योग से थोड़ा सा उसका वो भी कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। तो सर ऐसे फिर उस पेशेंट को ट्रीट किया था, फिर उसको आराम मिला था। तो ऐसे भी पेशेंट्स सर मिलते हैं कि पोस्ट ऑप या तो फिर मेडिसिन के कारण इन लोगों को ऐसी चीजें हो जाती हैं। और सर कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जैसे ओल्ड एज लेडीज आती हैं सर, मतलब पूछा जाए कि ये मस्से आपको कब से है? अरे इससे ये तो हमको 20 साल से मस्से है। तो मतलब इतने दिन तक वो चीजें एक तो शाय के कारण, या कुछ कुछ कभी कभी वातज जो कफज होते हैं उसमें पेन नहीं होता है, तो वो लोग उसको पालते रहते हैं। मतलब मतलब ठीक है इग्नोरेंस बड़ा। भी रहता है, जी इग्नोर सर। करते रहते हैं वो लोग। जी सर, बिल्कुल सर। और जब कहीं न कहीं जब ऐसी दिक्कत आती है कि हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, और जब वो फिशर के रूप में एग्रीवेट होके पेन जब वो सीवियर होता है तभी वो चीज़ दिखने के लिए आती है सर। तो वो फिशर के रूप में ही जब पेन कहीं न कहीं आता है वर्ड, तभी वो दिखाने के लिए पेशेंट आएगा, अदरवाइज़ वो पेशेंट ज़िंदगी भर अपने साथ रख सकते हैं ये चीज़ें। जी। जी सर। और मैंने तो देखा है कि फाइब्रॉइड के केसेस, पीसीओडी के केसेस, बहुत सारे केसेस में ये अर्श ही हेतु रहता है, मतलब अपान की दृष्टि है, इसीलिए फाइब्रॉइड भी हो रहा है, मतलब वहां पे शुद्धि नहीं हो रही है रोज का रोज, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से फाइब्रॉइड पूरा पैथोलॉजी जो गायनेक प्रैक्टिस है ना, उससे रिलेट अर्श का ही हेतु रहता है बहुत सारे पेशेंट में। वो देखना चाहिए हमें जबरदस्त, मतलब वो देखना चाहिए हमें। या फिर वो प्रवाहन करते हैं जबरदस्ती, मतलब जोर लगा के मल त्याग कर रहे हैं, ये भी एक हेतु रहता है। पानी पियोगी ना, जी। सपोर्ट बड़े साथ होगी। हेलो, हाँ प्रणाम सर। विकास जी, आप बताइए जी सर। सर। सर इसमें जो आते हैं केस, कभी कभी तो जो तो बहुत सीरियस जैसे होता है, ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज्यादा पेनफुल है, तभी पेशेंट आता है, नहीं तो अदर कंप्लेंट लेके आते हैं। जैसे मैडम ने बताया छिपाए रहते हैं, अक्सर ऐसा बात देखी जाती है। तो जैसे इनको हेडेक हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन होगा, पेट की दिक्कत होगी या बॉडी एक होगा, तभी लेके आते हैं लोग। तो जब पूरा उनसे इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है तो ये निकल के आता है कि मतलब पहले अर्श था या अर्श का सिम्टम इस तरह का है।
तो जब अर्श का सिम वो ट्रीटमेंट किया जाता है तो सही हो जाते हैं सर। जी जी। और कंचन मैम, आपने जो कल पेशेंट लाई थी जो स्टेरॉइड डिपेंडेंट थे, उनको अर्श है क्या, जो कार्डियोमेगैली वगैरह जो आप लाई थी कल? नहीं सर मैंने पूछा था सर, नहीं था उनको अर्श। जी, तो कार्डियोमेगैली हुआ क्यों उनको? वही एलोपैथी के स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट? हाँ सर, मुझे तो ऐसे ही लगा, पहले लंग्स की पैथोलॉजी फिर कार्डियोमेगैली, ऐसे ही लगा मुझे सर। वो बता नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको लगा फिर खाली वो लंग्स पे ही कॉन्सेंट्रेट, और डॉक्टर भी वैसे ही बोलते हैं ना, फिर एक रिपोर्ट करते जाते हैं। उनको तो पता भी नहीं था कि वो कार्डियोमेगैली, उनका हार्ट इनलार्ज है करके। मैंने उनको पूछा तो वो बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, मुझे तो खाली ILD बोला है डॉक्टर ने, ऐसे ही करके। मैं फिर से आज बात करूंगी उनसे, तो मैं अर्श की हिस्ट्री फिर उनकी से। मल प्रवृत्ति कैसे हो रही है वो दिखेगा कि पेट रोज हाँ रोज सर, साफ होता है क्या? हाँ पेट रोज साफ होता है बोल रहे थे। 2 बार, हार्डली 2 बार ही जा रहे थे वो मोशन के लिए। हाँ थोड़ा चिपचिपा स्टिकीनेस बोल रहे थे वो थोड़ा। हाँ, बिना अपान की दृष्टि के कार्डियोमेगैली कैसे हुआ? कुछ ना कुछ तो है। वो सर काफी कंटिन्यू सीटिंग रहा है ना सर, वो डायमंड मेकिंग में है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भुलेश्वर मार्केट, जो आपने सुना होगा नाम, तो जी वहां पे ना सब लोग ऐसे नीचे बिठा देते हैं वो लोग, और उनके काम चालू रहते हैं। वैसे काम किया, और ये कोविड में अभी 3 साल से वो घर पे बैठ बैठ के ही काम कर रहे हैं। वो ओरिजिनल डायमंड मेकिंग होता है ना, तो जी। उनमें है वो कंटिन्यू मेरे पास, मतलब मतलब। वेगावरोध जन्य हाँ संप्राप्ति होती है। हाँ हाँ, ये जो मतलब बंगाली लोग बहुत रहते हैं सर यहाँ पे। बहुत मतलब बहुत, मतलब रोज के ये अर्श की कंप्लेंट तो 100% रहती है सर उनमें। उन और लोगों। खाने में घी वगैरह तो खाते नहीं हाँ है? नहीं, और वो घर पे पकाते हैं कुछ लोग जिनको टाइम है वो, नहीं तो फिर बाद में बाकी का ये ऐसे ही खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, ऐसे ही खाते हो। खाना भी अच्छा नहीं होता है, और नीचे बैठ बैठ के काम करना, और 18-18 घंटे। ओरिजिनल जब डायमंड हाथ में दिया है तो उनको उठने में भी ये नहीं होती है परमिशन। उनको जो टाइम दिया होता है वही टाइम पे वो उठ सकते हैं। मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं ना। ओरिजिनल डायमंड मेकिंग में है तो वो पूरे मतलब CCTV कैमरा के अंदर ही होते हैं सर वो। जी मतलब बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है एक्चुअली उनका। कुछ भी थोड़ा इधर उधर गया तो सब ये हो जाता है सर। इसलिए वो स्ट्रेस भी रहता है, और बहुत रात रात तक कब भी काम कराते हैं सर ये। जैसे कि 2-2, 3-3 बजे तक, जहाँ जब सीजन होता है उनका, तो वो 2-3 बजे तक भी काम करते हैं बैठ बैठ के। मतलब रात्रि जागरण भी हो रहा है, स्ट्रेस भी, हाँ काम शोक भयात वायु वो भी हो सर, रहा है। इन पेशेंट में ना बहुत ज्यादा ये कटिशूल की भी कंप्लेंट मिलती है मुझे बहुत बार। बहुत बार पेशेंट तो जैसे गुरुद्वारा की कंप्लेंट लेके आता है, तो वो पूरी हिस्ट्री देखिए, हेवी वेट लिफ्टिंग भी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, बाकी चीजें नहीं रहती है, पर सिटिंग हिस्ट्री बहुत मिलने की वजह से 35 एज में भी उनको मुझे दिखता है कि गुरुद्वारा का कंप्लेंट है, और वो बहुत पेन हो रहा है। फिर भी मैं बोलती हूँ कि नहीं, थोड़ा ये अवॉइड करो, उनको बोलो चेयर दो और काम करो। तो बोलते वैसे होता ही नहीं मैडम, नीचे बैठ के ही काम करना है, वो काम तो हम ऐसे चेयर पे बैठ के कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे बोलते सर। जी। जी सर। मैंने तो एक पेशेंट मेरे पास मुंबई से आए थे, बॉम्बे स्टॉक मार्केट में वो शेयर होल्डर थे। तो वो बता रहे थे ना कि मुझे US जाना पड़ता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, हर समय जाना पड़ता है। तो 24 आवर्स का जर्नी होता है फ्लाइट में। तो मेरा पेट साफ नहीं, और उनको इतना वाताजर्स इतना ज्यादा सीवियर था, और 3 बार ऑपरेशन कराया था, तब भी हो रहा था। और उनको ये जो बोल रहे हैं ना, हृदय में जकड़ा रहता है, खाने में अरुचि रहती है, कब्ज रहता है, छींके ढकार आती है, ये सारे सिम्टम दिख रहे थे उनके। तो उनका यही था, ट्रैवलिंग ज्यादा हो रहा था। और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो नींद पूरा तो होगा नहीं फ्लाइट में, और खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलेगा, पौष्टिक नहीं मिलेगा। तो इस सब से बहुत सारे हेतु मिलते हैं, जो मतलब उनका प्रोफेशन के हिसाब से, उनका लाइफस्टाइल के हिसाब से, ऐसे सब मिलता है। जी। आप लोग कुछ बताइए, आप लोग के कुछ और अनुभव। वंदना मैम, आप कुछ बताएंगी? डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, अगर जी सुन वैसे रहे मैं तो। बाहर हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, साउंड ज्यादा ज्यादा देर बोल नहीं सकती, म्यूट करके रखा है मैंने। जी जो सेनाइल केसेस होते हैं या पोस्ट फ्रैक्चर के जो केसेस होते हैं बूढ़े लोगों में ज्यादातर, या प्रोस्टाइटिस के पेशेंट्स में जिनमें बहुत अधिक यूरिन की प्रवृत्ति होती है और पुरीश जो है वो हार्ड हो जाता है, तो उनमें प्रवाहन की वजह से और हेतु सेवन रहता है, या फिर एज की वजह से वातांश जो है वो
बहुत ज्यादा अधिक मिलता है, और उसमें ये सारे सिम्टम्स भी जो है वो बहुत मिलते हैं। तो अधिक जो अगर ओल्ड एज पेशेंट आता है, अगर हम लोग हिस्ट्री उनकी लेते हैं, और जो आप बता रहे हैं कि कोई भी उसमें अर्श हेतु इससे ज्यादा अपान दृष्टि हेतु होती है, और अर्श भी उसमें एक निकल के मतलब उपद्रव के रूप में आता है। यानी अपान क्षेत्र की दृष्टि होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें उनमें से एक अर्श भी है। और मेरे पास जितने भी पेशेंट्स अगर ओल्ड एज के हैं और मस्सा दाना बताते हैं, तो ज्यादातर उनके अंदर जो है वो ये हेतु भी उनका होता है, एज भी होती है, और ये वातांश जो है उनमें ज्यादा मिलता है मुझे। या स्टूडेंट्स के अंदर मिलता है जो कि हॉस्टल का खाना खा रहे होते हैं और दिन भर जो है भूखे रहते हैं। लैया उत्तर प्रदेश में लैया जो है वो एक ऐसा भोजन है, रुक्ष अन्न है, जिसको कि हर समय बच्चे जो है अपने कैरी करते हैं, और लैया चना को सोचते हैं वो पूरा संपूर्ण भोजन हो गया। पूरा दिन दिन भर वो उसी के ऊपर रह जाते हैं, और वो भी ऐसे जब आप हेतु लें मस्से का, तो उनके हेतु में भी ये रुक्ष अन्न का जो है बहुत आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स और जो सेनाइल केसेस हैं यानी वृद्ध हैं, उनमें वातंश के बहुत सारे मिलते हैं पेशेंट्स। जी वैद्य जी। अभी देखिए टीकाकार कितना एक एक शब्द को, संस्कृत के एक एक शब्द को कितना अच्छे से स्पष्ट करते हैं। मधुकोश टीकाकार विजय रक्षित जी बोल रहे हैं कि बहवा नीला बातोल बड़ा, हाँ मतलब इसमें वायु का प्रकोप इतना ज्यादा होता है कि वायु का उल्बण रहता है यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं शुष्का स्त्राव रहिता, इतना ज्यादा ड्राइनेस आता है और उसमें थोड़ा भी स्त्राव नहीं रहता, एकदम हार्ड हार्ड ऐसा मस्सा रहता है। चिमचिमा वेदना विशेषा, मतलब वहां पे चिमचिमाहट होती है, कुछ अलग तरह का वेदना होती है, कंटिन्यू पेन रहता है वो बवासीर के पेशेंट को। फिर म्लाना अनुपचिता, मतलब वो मुरझाए हुए कुछ ऐसे मस्से रहते हैं जो अनुपचित रहते हैं, मतलब पूरे अच्छे से बने भी नहीं है। उसी तरह से स्तब्धा काठिन्यात, मतलब स्तब्ध रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड रहते हैं, ऐसे मस्से रहते हैं। विषदा अपिच्छला, मतलब अपिच्छल रहते हैं। धूलि स्पर्शवत, जिस तरह से आप मिट्टी को छुएंगे तो उस तरह के वो ड्राइनेस वाले रहते हैं। धूलि स्पर्शवत विशद, इस तरह के रहते हैं। फिर परुषा कर्कशाह, कर्कश रहते हैं बहुत ज्यादा। और उसी तरह से गो जिह्वा स्पर्शवत, गाय का जीभ किसी ने अगर छुआ होगा तो कितना ज्यादा यहाँ परुषता रहती है, ड्राइनेस रहता है, ऐसे ऐसा लगता है कि वो कुछ तो ऐसे चुभ रहा है। उस तरह से गो जिह्वा स्पर्शवत, इस तरह के वो स्पर्श करने पे बहुत ज्यादा हार्ड दिखते हैं। खराहा करकोट फलवत सूक्ष्मानेक कंटकाचिता, मतलब उसमें अलग अलग कांटे कांटे इस तरह से आए हैं, और करकोटक का जो फल होता है उस तरह का वो मत्स्य दिखते हैं। उसी तरह से तीक्ष्ण सूक्ष्माग्र, तीक्ष्ण रहते हैं, उसके अग्रभाग जो रहते हैं बहुत ही सूक्ष्म रहते हैं, ऐसे कांटेदार निकलते हैं। फिर वक्रहा धनु काष्ठाधिवत, मतलब वह इतने टेढ़े रहते हैं जैसे कि धनुष का बाण है, उस तरह का भी रहते हैं। धनुष का जो लकड़ी रहता है उस तरह के लकड़ी जैसा ये रहते हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि बिंबी ओस्टोपम फला, मतलब बिंबी फल की तरह रहते हैं। कार्पास वन कपासी, वन कपास रहता है उस तरह के फल वाले रहते हैं। कदम पुष्पाबहा, मतलब वो कदम के पुष्प की तरह रहते हैं। स्थूला अनेक सूक्ष्म शिखरा, मतलब वो पूरी तरह से फैले रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ में अलग अलग शिखर होते हैं, उसी तरह से ये फैले हुए रहते हैं, मल्टीपल शिखर वाले रहते हैं। उसी तरह से सिद्धार्थ कोपमा सूक्ष्म पिंडा रूपा, मतलब जिस तरह से सरसों रहता है, सरसों की तरह सूक्ष्म सूक्ष्म पिड़काएं युक्त भी रहते हैं। फिर हृदय गृह में वेदना हृदय ग्रह, मतलब हृदय जकड़ गया है, ऐसा पेशेंट आते हैं। तो ये जो संहिता में बताया माधव निदान संहिता में, इसमें जो बताया कि हार्ट का पैथोलॉजी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपान वायु दूषित हो रहा है, व्यान वायु दूषित हो रहा है। तो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, एमआई के पेशेंट आते हैं, फिब्रिलेशन के आते हैं, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, तो इसमें हमें जरूर पूछना चाहिए कि आपको मतलब अर्श है कि नहीं है। एक बीमारी से हमें कोरिलेट करके समझेंगे तो हमें वो और अच्छे से समझ आएगा। फिर ये बोल रहे हैं कि ग्रथितम ग्रंथिलम पाषाणवत, मतलब मल प्रवृत्ति ऐसी होती है कि गांठदार होती है। मेरे पास एक सरदार जी आए थे इंदौर से, तो उनका ना स्पाइन का ये हो गया था, चोट लग गया था, स्पाइनल इंजरी हो गया था, और फिर बेड रेस्ट कर रहे थे। सर्जरी करने के बाद उठ ही नहीं पा रहे थे, तो उनको ना लेटे 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 ऐसे 3-4 साल तक बेड रेस्ट कर रहे थे और उनको चला ही नहीं जा रहा था।
तो उनको ना वातजर्श भी था। तो मैंने उनको पेट, अब बिना पेट साफ किए हम ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें? तो मैंने उनको त्रिवितलेहम दिया, तो पेट साफ नहीं हुआ। फिर मैंने उनको ये एरंड तेल दिया, उससे भी साफ नहीं हुआ। फिर मैंने उनको एक इच्छा विधि दिया, तो उनको नहीं हुआ कुछ भी। फिर मैंने 10 इच्छा विधि दिया, मतलब ऐसे बढ़ा बढ़ा के 10 इच्छा विधि देने के बाद उनको मल प्रवृत्ति हुआ, लेकिन ऐसे बोल रहे थे जो सर्वेंट साफ कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि गांठ गांठ ऐसे पत्थर पत्थर मल प्रवृत्ति हुई पहले स्टार्टिंग में, काला काला, और ऐसे 5 किलो मल निकला। और इतना बवासीर का तकलीफ था, इतना था कि वो पेशेंट हर समय कराहते रहते थे, इतना उनको तकलीफ था। और वो लोग डॉक्टर्स लोग क्या करते थे, साबुन के पानी का एनिमा देते थे, लेकिन वो इंटेस्टाइन का थोड़ा ही पेट साफ होता था, पूरा इंटेस्टाइन में जमा था ये पूरा। तो कितनी बार डॉक्टर्स बोले कि हम पूरा सर्जरी करके और वो पत्थर पत्थर जैसा मल को निकालेंगे, लेकिन वो इच्छा विधि ने काम किया और पूरा मल साफ हुआ। फिर मैंने तेल का अनुवासन बस्ती वगैरह देके फिर उनको चलाया, फिर ठीक हुए। मतलब सोचिए कितना उनका अपान वायु की दृष्टि इतना होता है पेशेंट में। जी, अब आप लोग बताइए कुछ, आप लोग को कुछ बताना रवि है? सर हैंड रेज किए हुए हैं वैजी हाँ रवि सर। हाँ, उनका बहुत ज्यादा अनुभव है क्योंकि सर्जन है, तो इनका तो रवि जी आप बताइए कृपया। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। जी सर, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, सभी लोग बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहे थे सर जो है। और आपने जैसे सर अभी बताया कि अर्श, अतिसार और ग्रहणी तीनों को हम लोग जो है हिस्ट्री देखनी चाहिए, कोई कोरिलेशन तो नहीं है सर। तो सर ये हम लोग देखना शुरू कर दिया सर जो है। और सर ग्रहणी का जो मेरा पेशेंट आया था सर जो है, तो मैंने बताया था पेरिकार्डियल इफ्यूजन था सर जो है। तो आप से आपके आयुष हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद सर जो है, तब मुझे समझ में आया कि जो है यहाँ रसदुष्टि है सर जो है। तो हम ग्रहणी को ठीक करेंगे तो ये मरीज ठीक हो जाएगा सर जो है। तो हमने सर उसी आधार पर चिकित्सा प्रारंभ की सर जो है, और मरीज को आराम भी मिलना शुरू हो गया सर जो है। मरीज अभी सर कह रहा है कि थोड़ा सा एसाइटिक फ्लूइड की वजह से प्रॉब्लम है सर जो है। तो अभी सर उसमें क्या ऐड कर सकते हो? उसमें आप मूत्रल दवाइयां दे दीजिए एक साइड से, चंद्रप्रभा, पुनर्नवा, पुनर्नवा के योग, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा सब, पुनर्नवा रिष्ट, अभी सर उसको पुनर्नवा चल रहा है। और अग्नि को और बढ़ाइए सर, अग्नि और बढ़ना चाहिए। अग्नि तो सर वो कह रहा है कि बहुत तीव्र, मतलब काफी तेज भूख लग रही है। और विरेचन, उदरहित तो विरेचन ही, विरेचन। हाँ जी, उसको सर एरंड ब्रश की दे रखा है सर जो मैंने। तो पेट तो कह रहा है साफ हो रहा है सर जो। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सर जो कम हो जाएगा। सर इसमें गौमूत्र हरितकी या गौमूत्र का यूज करें तो इफेक्ट आएगा ना सर? जी जी। अच्छा सर, तो उनको पता है गाय तो उनके घर में ही है, तो केवल सीधे गौमूत्र भी ले सकते हैं? हाँ सर, सिद्धि लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं पेशेंट ऑलरेडी पेरिकार्डियल की फ्यूजन में है ना। हाँ तो शुद्ध है कि नहीं, आप उसको जो इसका आता अर्क आता है ना, बेटर होगा। बाबा रामदेव को एक बार हमने पेशेंट दिलवाया था, उसको तो प्रॉब्लम हो गई थी, शायद हो सकता है पेशेंट पीता रहा, उस वजह से दिक्कत हुई होगी। हाँ सर, आप पहले प्रकृति देख लीजिए और अमाउंट स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए ना सर। जी 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 जी। और दूसरा सर ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी वंदना पाठक मैडम चर्चा कर रही थी, अश्लीला के केस में भी अर्श मिलता है सर जो है। तो मैं 45 साल से ऊपर के जो भी मेल आते हैं, एक बार उनमें प्रोस्टेट के लिए, अश्लीला के लिए हिस्ट्री जरूर लेता हूँ सर, उसको नहीं भूलता हूँ। कई बार अश्लीला की वजह से मरीज को अर्श होता है, कई बार जो है इंग्वाइनल हर्निया होता है। तो इस चीज़ को भी हम जो है कंसीडर करते हैं, और जब तक हम जो है प्रोस्टेट को ठीक नहीं करते हैं तब तक जो है अर्श ठीक नहीं होता सर जो है। ये बहुत अच्छा पॉइंट मैडम ने बताया था। और ये जो श्वास के पेशेंट आते हैं, कास के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें भी हमें देखना चाहिए कि अर्श का संप्राप्ति है कि नहीं है। जी जी सर। जी, ये सब माधव निदान पे जब चर्चा होती है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे क्लियर होते हैं कि हमें अब किस तरह से और पेशेंट देखना है। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जी पूछिए, एक क्या 5 पूछिए। सर, एक पेशेंट की कंप्लेन आई है, अभी मैंने उसको 3-4 महीने पहले उसका विरेचन किया था, और उसको मेन प्रॉब्लम थी वो पैत्तिक और कफज उसकी प्रकृति की पेशेंट है, और उसको ये था कि मेरे को उसको स्टिकी स्टूल आता था। तो सर मैंने उसको ट्रीटमेंट भी दिया था, तो
बट सर एक इसकी समस्या है, वो ठीक हो गई, वो दुबई चली गई विरेचन के बाद, है ना, तो मेडिसिन नहीं कंटिन्यू हो पाई। तो अब वो कह रही है अगेन मेरे सिम्टम्स जो है वो स्टिकी स्टूल और वही हैवीनेस फिर स्टार्ट हो गई है। और उसने एक पर्टिकुलर सिम्टम बताया कि सर कि मुझे कभी कभी जैसे मैं यूरिन जाती हूँ ना तो एक मीठी सी स्मेल आती है उसमें से। तो सर वो किस वजह से है, क्या मतलब हम इसको संप्राप्ति लें कि मीठा से स्मेल आता है? तो हाँ मधुमेह तो नहीं हो रहा है ना उनको? नहीं, देखिए यदि हम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो मधुमेह तो हम लोग ब्लड शुगर लेवल से ही डिसाइड या करते हैं। इक्षुवालिका में, मतलब गन्ने के रस जैसा बताया, इक्षुवालिका, इक्षु में तो वैसा आ रहा होगा। प्रमेह तो हो रहा होगा उनको हाँ, शुरुआत में। मुझे कफज उसकी ग्रहणी लग रही है, जैसे वो हिस्ट्री बताती है, तो वही कहीं उसी से और उनका मुझे मल प्रवृत्ति ऐसे क्यों हो रहा है, स्टिकी स्टिकी क्यों हो रहा है? उनको बोले खाने में घी और तक्र का सेवन करें, तक्र हाँ नहीं मैंने लगा तक के लिए तो बोला है, और कुछ चारिस भी बोला है मैंने उनको, और कुछ घन परपटी वटी वगैरह ही बोला है, बट दुबई में पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। कुटस देंगे हाँ, तो वो रुक्षता और नहीं बढ़ेगा क्या? मतलब क्या वैसे लूज सर मोशन टाइप हो रहा है कि स्टिकी हो रहा है? स्टिकी, मैंने बीलाजिल पहले बोला था उनको, है ना नहीं, सर। बिलाजिल ये और ये सब तो स्तंभन करेगा और ये ड्राइनेस लाएगा, ये सब दवाइयाँ। अच्छा सर। ये लूज मोशन में हम देते हैं ना, मतलब हाँ। जब विरेचन हो रहा है तो बहुत ज्यादा लूज मोशन, इसमें आप हम्म। कुछ ऐसे मल का पाचन करने वाली दवाइयाँ दीजिए, जैसे कि सर जैसे मतलब मतलब मोथा वगैरह जैसे ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है सर, सर क्योंकि इनमें बार बार भी अच्छा रिपीटेड आ काम रहा है। एक करेगी तो ना? यस मैम, एक तो सर आजकल क्या है ना, लोग स्मूदी ये सब भी बहुत ना रॉ बहुत लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं कारण है। तो मतलब ऐसे जो तो जो खाने मुझे में घी का प्रमाण बढ़ाए और तक्र बढ़ाए, ये ज्यादा अच्छा रहता है। सर दीपन पाचन पहले करूं, क्योंकि मुझे दीपन लग रहा पाचन, है हाँ हाँ। कि उसका ना कफज ग्रहणी है, जैसी भी वो बताती है ना, मोशन उसका स्टिकी आता है और लूज नहीं और होता। पूरी दुनिया में लवण भास्कर चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण तो कहीं पर भी मिलता है, हाँ तो वो दीपन पाचन के लिए। आसवरिष्ठ तो कहीं पर भी मिलता है। हाँ, क्योंकि इसमें जब मैंने विरेचन किया था ना तब भी बड़े दिन लगे थे मुझे उसको दीपन पाचन करने में। आपने बताया था कि सब लो ना, तो मैंने सर इसमें पंचामृत परपटी और दाढ़ी घृत वगैरह दे सकते हैं? वो दे सकते हैं, लेकिन ये दुबई की पेशेंट है ना, तो दुबई में जो अवेलेबल है उस हिसाब से सोच के बताइए। हाँ ओके सर। पाठक सर प्रणाम। जी प्रणाम भट्ट जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, अभी एक हफ्ते पहले मेरा डिस्कशन हुआ था आपसे, आप लोगों से। ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक लेडी थी और साथ में मेद वृद्धि थी। जी तो आपने कहा था पहले उनका पेन कम करें, तो जी मैंने उनको 101 आवर्त चीड़ वाला तेल का अवस्थी दिया था। जी तो वो बहुत सेटल हो गई हैं, उनका पेन भी कम हो गया है, चलने में भी उतना पेन नहीं हो रहा है जी और काफी उनको आराम है उससे। जी। तो कितना सर परसेंट, मतलब 100 में से कितना परसेंट मार्क्स देंगे कि फायदा हो? 40% चले मान के एक हफ्ते में। मैं मतलब मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यार ये कैसे संभव है, क्योंकि इसके पहले भी पेशेंट को हम लोग करते थे पर इतनी फास्ट रिकवरी नहीं होती थी। तो जी जो हमें लगता है आपके ऑयल के कमाल है और उससे उनको और बहुत युक्ति युक्ति आपने वहां परफेक्ट लगाया कि हमें वायु को ठीक करने के लिए तेल का बस्ती देना है, ये युक्ति भी इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। तो अब क्या मैं अल्टरनेट तिक्तशीर और क्षीर वाला को हाँ चलेगा? हाँ, अच्छा वेदना और कम, ये मैंने उस दिन बोला था कि पहले मेन कंप्लेंट कम होना चाहिए तभी पेशेंट फॉलोअप को आते हैं, जी मैंने जी। बोला तो था। वो जी, उनका बढ़िया, उनका बहुत अच्छा हुआ, मतलब उनको जानू बस्ती और कॉन्ग्रेचुलेशन सर, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे उनको मेद वृद्धि है ना, तो उनका उनका फैट भी कम करना है। तो मैंने उनकी उनके थाइज और बटक वाले प्रदेश पे बहुत ज्यादा फैट है, तो यहाँ पे वहां पे हम उद्वर्तन करा दें उनका उतने क्षेत्र में। उद्वर्तन करा दीजिए, हाँ। और अब इसमें जैसे अगर हम लेखन वस्ती देते हैं तो फिर इसका हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? लेखन बस्ती मैं बताता हूँ, त्रिफला है और लेखनीय गण का काढ़ा है, गोमूत्र है, ये सब का बस्ती देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। आप ना चेंज कर करके बस्ती दीजिए, एक दिन तेल का, एक दिन लेखन करने वाला। त्रिफला का काढ़ा, उसमें लेखनीय गण के जो जो द्रव्य मिल रहे हैं वो डालिए और गोमूत्र डाल के उसका बस्ती दीजिए। बाकी मीनल गुप्ता मैम बताएंगी। डॉक्टर हाँ मीनल गुप्ता मैम, आप बताइए, आप लेखन बस्ती क्या देती है? मीनल गुप्ता मैम सुन पा रही है तो बताइए।
अच्छा, तो उसमें फिर तिरछी बस्ती को ड्रॉप करना पड़ेगा हमारे लिए? नहीं नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ठीक करना है ना आपको। तो फिर ये तीनों चीज कैसे करेंगे? अल्टरनेट डेज, एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन ये, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक दिन मतलब काढ़े वाली बस्ती, एक दिन मतलब एक दिन तेल लेखन वाली, बस्ती, एक दिन तिरछी बस्ती, एक दिन तेल वाली बस्ती। हाँ, ऐसे बदल बदल के दीजिए। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप बताएंगी आप लेखन बस्ती में क्या क्या डालती हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम। आप कितना दिन के बाद आई हैं? आपकी आवाज सुनने को तरस गए थे हम लोग। नहीं सर, मैं मीनल शाम को नहीं आ मैडम पाई। सर, अभी 2 दिन पहले मैडम को मैंने फोन लगाया था, जी तो उन्होंने भी ये बोला था कि आप एक काम करो कि आप मतलब आप तिरछी बस्ती दे रहे हो तो उससे तो उनका स्नेह भी होता रहेगा, जी और लेखन भी चालू कर दें। मेरी बात हुई थी मैम से। जी। हाँ, हमारा डिस्कशन हो गया था वो सर, ये ठीक है, लीजिए लेकिन लेखन कॉम्बिनेशन बस्ती में आप क्या डालती हैं वो बताइए आप। सर, कॉम्बिनेशन जो आपने बताया वही है, त्रिफला है और गौमूत्र है और यवक क्षार है और सर उसके अंदर सेंधा और मधु भी डलता है थोड़ा सा। उसके बाद शिलाजतु का भी प्रयोग होता है। तो 3-4 चीजें यही कॉम्बिनेशन में लेती हूँ मैं। और उस दिन मैम ने कहा कि हम विडन भी यूज कर सकते हैं, वो मैंने अभी तक नहीं यूज किया है, जी लेकिन सब कुछ यही होता है स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताया। जी और उसका इफेक्ट आया है एक पेशेंट पे, एक बस्ती के बाद में ही पूरा 1 kg का रिडक्शन दिखा था मुझे। तो मैंने यही डिस्कस किया था डॉक्टर साहब के साथ उस दिन। तो मैंने कहा था आप ऑल्टरनेट में सब चीजें लेके चलिए, एक दिन अनुवासन, एक दिन लेखन और एक दिन तिथिक्षेप। ये कॉम्बिनेशन आप देंगे अगर 21 डेज में उन्हें, तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। जी। और अनुवासन के बाद में क्योंकि अगर पंचतिक्षी बस्ती है उसके अंदर व्रत भी इन्वॉल्व है, तो हम वहां पर भी मान सकते हैं कि हमें थोड़ा सा स्नेहन मिलता जाएगा साथ में। जी। आप लोग कितने अच्छे हैं, कितना मतलब एकदम हेलो मैम। एकदम प्रैक्टिकल चीजें मीनल मैम। बताते हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए गुड मैम। मॉर्निंग मैम। वो मैम जो ड्रग बोली ना अपने लेखनी बस्ती के लिए, वो फिर हाँ से जी, थोड़े बताएंगे? त्रिफलाक्वाथ, हाँ, त्रिफला बात। गौमूत्र, हाँ गौमूत्र, हाँ यवक क्षार, शिलाजतु और मैम, सिंधु और कितना मधु। प्रमाण में लेना चाहिए? देखिए, त्रिफलाक्वाथ का काढ़ा और मैं करीब 500 ml लेती हूँ। 50 ml उसमें गौमूत्र, 20 से 50 ml गौमूत्र प्रयोग करते हैं। यवक क्षार हाँ की मात्रा भी 10 ग्राम से ऊपर नहीं होती, 10 ग्राम लेती हूँ। और सैंधव मधु 5 ग्राम की, मधु की मात्रा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन सैंधव की मात्रा 5 ही ग्राम रखते हैं। और शिलाजतु की तो थोड़ी ही मात्रा रखते हैं, बहुत थोड़ा सा मात्रा शिलाजतु का डालते हैं। ओके, मैं सूर्य तापी शिलाजतु ठीक है आता है मैम। जो वहाँ का वो प्रयोग कौन करते सा हैं। मैम? कालेरा कंपनी का एक सूर्य तापी शिलाजीत करके लिक्विड फॉर्म में आता है, वो आराम से इसमें मेल्ट हो जाता है। शुद्ध शिलाजीत का मैम? हाँ, शुद्ध शिलाजीत। ओके मैम, यस सर। सर मैं थैंक अटेंड यू। करती हूँ, मॉर्निंग की क्लास अटेंड करती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है सर, इवनिंग में थोड़ा सा कुछ कुछ अपने कि 8:30 सर घर आप आते हैं क्लिनिक से, तो उसके बाद में सर अपने अपने घरों के छोटे छोटे काम में एंगेजमेंट हो ही जाता है। तो जी संभाषा प्रॉपर मैं सुनती हूँ सर, सिर्फ संभाषा, उसमें मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मैं किचन में कहीं ना कहीं एंगेज होती हूँ। कोई बात नहीं, आपको जैसे लगे वैसे आइए। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और फिर हम वाग्भट अष्टांग हृदय का क्लास में आते हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद, फिर हम 5 मिनट बाद मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर, प्रणाम।